उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में खाता खोलने के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी के नगर निकाय चुनाव में अपनी चुनौती पेश करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को मात देने के बाद बुलंद हौसले के साथ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार कर ली है। मेरठ में आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों पर उम्मीदवार उतारने के साथ नगर पालिकाओं और मेयर के पद के लिए दावेदारी पेश करने का ऐलान कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में साक्षी बनने का, साथी बनने का और सत्संगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने बड़े स्तर पर और एक महीने भर चलने वाला एक कार्यक्रम, और मैं नहीं मानता हूं ये कार्यक्रम सिर्फ संख्या के हिसाब से बड़ा है। एनसीपी के सांसद रह चुके मजीद मेमन ने अब टीएमसी का दामन थामा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और सौगत राय ने मजीद मेमन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि मजीद मेमन ने नवंबर में एनसीपी से इस्तीफा दिया था। वो 2014 से 2020 तक राज्यसभा के सांसद रहे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। मजीद मेमन एक राजनेता के साथ साथ वकील भी हैं। एक विधायक के रूप में उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय समिति के सदस्य और कानून और न्याय मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुए साइबर अटैक पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि यह साइबर अटैक चीन ने किया है। अस्पताल के 100 सर्वरों में से 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल रूप से हैक किए गए। इनमें से 5 सर्वरों का डेटा हैकर्स ने सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। 25 नवंबर को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यानी आईएफएसओ इकाई ने जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए अब टारगेट हमले की जांच कर रही है। एनआईए के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और दिल्ली साइबर क्राइम सेल, भारतीय साइबर क्राइम खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो साइबर हमले की भी जांच कर रहे हैं। एम्स दिल्ली ने पहली बार 23 नवंबर को अपने सर्वर में खराबी की सूचना दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी की रिमांड मिल गई है। ईडी को बुधवार को अंसारी की 10 दिन की रिमांड मिली है। 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुख्तार अंसारी ईडी के रिमांड में रहेंगे। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को रिमांड की मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्तार अंसारी टॉर्चर न किया जाए और उनसे अपने वकील से मिलने की भी छूट रहेगी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के 4 वकीलों के पैनल को रोजाना आधे घंटे मिलने की मोहलत दी है। वकील सिर्फ कानूनी राय के लिए ही मुख्तार अंसारी से मिल सकेंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी के वकील ईडी के काम में किसी तरह के दखल नहीं देंगे। कस्टडी के दौरान ईडी को मुख्तार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। ईडी ने बुधवार को ही अंसारी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द नई बेंच गठित करने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और परिवार के लोगों की हत्या करने के 11 दोषियों को माफी
नीति के तहत इस साल 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया था। इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। गुजरात सरकार की माफीनामा नीति के खिलाफ बिल्किस बानो ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की हुई है ताकि इनके दोषियों को फिर से जेल भेजा जा सके। मामले में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने मंगलवार को बिल्किस बानो की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। बिल्किस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले पर सुनवाई के लिए एक अन्य पीठ का गठन किए जाने की आवश्यकता है। CJI ने कहा कि रिट याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही चीज का जिक्र बार बार मत कीजिए।